मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वापस जो हमने पिछले वीडियो में जल निकास की विधियों का वर्गीकरण किया था तो उनको विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। विस्तार पूर्वक इनके बारे में समझेंगे कि क्या होती है। जैसे आपका पहली जो ना भूमिका पृष्ठ जल निकास नालियों के पहले जो नाली होती है वो कौन सी नाली होती है? अस्थायी नाली ना। तो अस्थायी नालियाँ क्या होती है इनके बारे में जानते हैं। देखो, खेतों में थोड़े थोड़े अंतर पर 10 या 15 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बनाकर, ठीक है, इन्हें मुख्य नाली से जोड़ देते हैं। मतलब एक मुख्य नाली रहेगी और 10 से 15 सेंटीमीटर की नालियाँ बनाकर उनमें क्या कर देंगे, उनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपने अपने खेत में अगर देखा होगा। पहले क्या होता, अभी तो खैर ड्रिप वाला सिस्टम आ गया है, पहले ड्रिप नहीं थी तो क्या होता था कि वैसे ही पानी दी जाती थी, है ना। कपास को अगर पानी देना है तो एक मुख्य, जिसको हम साधारण भाषा में डांड बोलते हैं, तो वहाँ से छोटे छोटे, है ना, पार्ट्स बनाकर उसके 10 या 15 सेंटीमीटर के पार्ट्स बनाकर उनमें सिंचाई कर दी जाती थी। ठीक है, इन नालियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है और इच्छानुसार इनको समाप्त भी कर सकते हैं, है ना। मतलब इनको अगर समाप्त करना चाहे तो आप इसको समाप्त भी कर सकते हैं और इच्छानुसार आपको परिवर्तन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब प्रश्न ऐसे बनता है एग्जाम के लिए कि भाई स्थायी अस्थायी नालियों के 2 लाभ और 2 हानियाँ लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनके लाभ क्या होंगे वो देखेंगे और फिर उनके हानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लाभ देखिए, इनके निर्माण में कम श्रम एवं पूंजी लगती है। मतलब आपको श्रम, है ना, मेहनत बहुत कम करना पड़ेगी और पूंजी भी कम लगती है। इनको सफाई करने में कम व्यय करना पड़ता है ना। मतलब इनको सफाई करने के लिए कम काम करना पड़ेगा, कम व्यय होगा। इन नालियों में फसलें भी उगाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि जिस नाली से आपको ना जल ले जाना है तो वहाँ पर आप फसल नहीं बो सकते, तो वहाँ पर फसल भी ली जा सकती है। जल निकास आसानी से होता है, मतलब जल आसानी से निकल सकता है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसको करने के लिए आपको कोई तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। कि भाई आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आप देख कर भी उसको, है ना, या किसी से जो पारंपरिक विधियाँ हैं, है ना, तो उनके माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब चलिए इनकी हानियाँ देखते हैं। तो हानियाँ देखेंगे तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो भू संरक्षण की संभावना रहती है ना। भू संरक्षण की संभावना रहती है, इसका मतलब कि भाई अगर आपने नाली बना दी तो वहाँ से आपकी वो नाली की जो मिट्टी है वो बह सकती है। ठीक है, उसको बोलते हैं भू संरक्षण, है ना, मिट्टी का बह जाना। यह अस्थायी होती है, प्रतिवर्ष बनाना पड़ता है कि भाई अस्थायी पहले नाम से ही विदित हो रहा है कि भाई एक ऐसी है, इनको बार बार आपको प्रतिवर्ष बनाना होगा। ठीक है, मरम्मत करने में अधिक खर्चा आता है। इनको अगर आपको मरम्मत करना है, ठीक है, तो खर्चा लगेगा। खरपतवार की सफाई करनी पड़ती है, इससे खरपतवार हो जाएगी तो खरपतवार की सफाई करना होगी। हर बार नया नाली का निर्माण करना पड़ता है ना। नई नाली का निर्माण करना पड़ता है, तो नई नाली आपको हर बार बनानी पड़ेगी। तो ये कौन सी थी? अस्थायी नाली। तो याद रखना है, इसके लाभ याद रखना है आपको और हानियाँ याद रखना है। उसके बाद में है कटआउट नालियाँ। तो कटआउट नालियाँ क्या होती है? ठीक है, इनको देखते हैं कि नहर के समीपवर्ती क्षेत्रों में जहाँ खेतों के धरातल से अधिक ऊंचाई पर नहर होती है ना। मतलब नहर अगर आपने देखी हो, ठीक है, ठीक है, खरगोन साइड अपने नहर देखी होगी आपने शायद, या फिर कई अन्य स्थानों पर आपने नहर देखी होगी। जैसी बड़ी सी एक क्या होती है, नाली होती है ना, उसमें नदी का पानी प्रवाहित किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किसान अपने खेतों में करता है। ठीक, वहाँ अपसरण, है ना, के द्वारा किनारे वाले खेतों में पानी एकत्रित होता रहता है। अतः नहर एवं खेतों के बीच 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी, कितनी गहरी होनी चाहिए? 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी व 1 से 1.5 मीटर चौड़ी नालियाँ बना देते हैं। ठीक है, तो इनका निर्माण किस तरीके से होता है, ये निर्माण आपको याद रखना है। जिनमें हर नहर से रिसकर आया हुआ पानी इकट्ठा होता रहता है। इन नालियों का संबंध मुख्य नाली निकास नाली से कर दिया जाता है। मुख्य निकास नाली रहती है और उससे इनका क्या किया जाता है? संबंध कर दिया जाता है। चलिए कटआउट नाली के लाभ देखते हैं। इन कटआउट नालियों के क्या लाभ है? इन नालियों के निर्माण में तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। चलो यहाँ पर भी आपको तकनीकी श्रमिक नहीं लगेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि भाई जिसको आता है वही करेगा, कोई भी कर सकता है।
इसे साधारण किसान भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे कोई भी कर सकता है, मतलब साधारण किसान जो है वो भी इसको कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी। नालियों की सफाई में कम खर्चा आता है, ठीक है। खर्चा आपको कैसा लगता है? कम लगता है। जल निकास जल्दी होता है ना, मतलब इससे क्या होगा? जल निकास जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो नाली है वो कितनी है? 60 से 90 सेंटीमीटर गहरी होती है और 1 से 1.5 मीटर चौड़ी होती है। मतलब आकार थोड़ा बड़ा होता है, इसके कारण जल आसानी से या जल्दी निकल जाता है। हानियाँ क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कटआउट नालियों की? तो कृषि कार्यों को करने में बाधा आती है, मतलब जो खेत के काम होते हैं, है ना, जैसे जुताई गड़ाई वाला, रुपाई वाला, ठीक है, वो काम करने में कठिनाई होती है। भू कटाव की संभावना रहती है ना, इसमें भी भू कटाव मतलब आपके ज़मीन की जो खेत की जो मिट्टी है उसका कटाव होने की संभावना इसमें रहती है। कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, मतलब ये नाली अगर आपके खेत से होते हुए जा रही है तो आपका खेत क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो कृषि योग्य था, तो इसलिए उसके क्षेत्रफल में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कृषि जो क्षेत्र कम हो जाता है, जो क्षेत्र का मतलब यहाँ पर जिस क्षेत्र में क्या हो जाता है? खेती की जाती है, कृषि की जाती है ना, मतलब आपका बोने का जो खेत है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला जो है स्थायी नालियाँ, है ना। अब स्थायी नालियों की परिभाषा हम देखते हैं। परमानेंट ड्रेन्स जिसको हम बोलते हैं, प्रायः निचले स्थानों पर जहाँ जल निकास की समस्या आवश्यक रूप से होती है ना, जल निकास की समस्या आवश्यक रूप से होती है, वहाँ इस कार्य के लिए स्थायी मुख्य एवं सहायक नालियाँ बनाई जाती हैं। देखो कौन कौन सी स्थायी मुख्य एवं सहायक नालियाँ। सहायक मतलब जो उसमें आकर मिलेगी। मुख्य नाली एक सीधी मेन नाली होगी आपकी, ठीक। मुख्य नाली के द्वारा व्यर्थ पानी नाली में एवं नदियों तक पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। मुख्य नाली द्वारा पानी नाले में और नदियों में तक पहुँचा दिया जाता है ना, ठीक। अब चलो इसके लाभ देखते हैं। लाभ क्या है? यह स्थायी होती है, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि क्या होगी? स्थायी होगी, है ना, मतलब इसको परमानेंट बोल सकते हैं हम, ठीक। कृषि कार्यों में बाधा नहीं पड़ती, ठीक है। पहला वाला जो कटआउट वाला था तो उसमें बाधा आ रही थी, इसमें बाधा नहीं पड़ती है। मरम्मत एवं सफाई कार्य में कम व्यय आता है, ठीक है, इसमें भी कम व्यय हो रहा है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, वैज्ञानिक विधि है, याद रखना है। जल निकास का आदर्श रूप है और जल निकास इसके रूप से क्या होगा? आदर्श होगा, ठीक है। चलिए हानियाँ क्या होती है इसके? डिसएडवांटेज क्या है? प्रारंभिक व्यय अधिक आता है। ऑब्वियसली अगर आप ना पहली बार अगर नाली बनाओगे, क्योंकि स्थायी नाली तो उसमें कंक्रीट की रहेगी, तो आपको क्या करना होगा? उसमें आपको श्रम तो अधिक लग रहा है ना, व्यय मतलब खर्चा भी अधिक लग रहा है। तकनीकी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मतलब इसको बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट लोगों की टेक्निकल लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आगे। अगला है जो आपका समतल भूमि में मेंढों को काट कर, ठीक है। तो समतल भूमि में मेंढों को काट कर जिन स्थानों पर, ठीक, जिन स्थानों पर खेत समतल होते हैं वह वर्षा का पानी समान रूप से क्या होता है? खेत में भर जाता है। इन परिस्थितियों में खेत को की मेंढ काट कर अतिरिक्त पानी को निकाला जाता है, ठीक है। चारों ओर से अगर आपके खेत में मेंढ डली हुई है तो ऑब्वियसली पानी ना, क्योंकि समतल भूमि की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। समतल भूमि मतलब जो भूमि है ना चारों कोनों पे कैसे है? समतल है, ठीक है। तो अगर समतल है तो ऑब्वियसली पानी को कोई ढलान नहीं मिलेगा और वो वही जमा रहेगा। तो जमा रहने के कारण उसकी मात्रा क्वांटिटी अधिक हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको उसको बाहर निकालना होगा। इसलिए क्या बात हो रही है कि मेंढों को काट कर, है ना, तो मेंढ जो बनी होती है, अब आप ना एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट है तो आपको मेंढ क्या होती है सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है ना। समझ में आता है ना आपको मेंढ क्या होती है? आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली जितना आप करोगे अपने सब्जेक्ट में उतना आपको बेनिफिट मिलेगा अपनी फील्ड पर, है ना। जब आप आगे हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये सारी जितनी चीज़ें हम या जितने वर्ड्स है ना कृषि से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। ये चीज़ें है ना बहुत समझने योग्य है, ठीक है। बहुत से बच्चों के पास में खेत होगा, घर पे खेत होगा, तो वो अपने खेत में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जिनके पास नहीं है वो अपने आसपास है ना की खेती जहाँ पर की जाती है वहाँ पर उसको देख सकते हैं
और उसको समझ सकते हैं कि मेन किसको बोलते हैं ना। धरातल किस तरीके से नीचे होता है, ऊपर होता है, ढलान वाली भूमि कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए लाभ देखते हैं इसके। तो लाभ यहाँ पर वर्षा ऋतु के लिए उपयोगी है ना। कौन से ऋतु के लिए? वर्षा ऋतु अगर है तो ही उसके लिए उपयोगी है। उसके बाद में हानियाँ क्या है? मृदा अपरदन होता है, मतलब अगर आप मेंढ काट दोगे, और मेंढ खेत में इसी वजह से डाली जाती है कि जो रेनी सीजन का जो वाटर है, पानी है वर्षा ऋतु का, वो खेत में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और कहीं ना कहीं है ना उसको खेत में ही बनाए रखने के लिए मेंढ बनाई जाती है। या फिर जो मृदा अपरदन होता है वर्षा ऋतु में, खेत की मिट्टी बहकर चली जाती है, तो उसको रोकने के लिए मेंढ डाली जाती है। ठीक है, मेंढ बनाई जाती है भूमि के आपके जो खेत होगा उसके चारों ओर। ठीक है, क्योंकि जहाँ धरातल मिलेगा तो वहाँ जो पानी होता है अपने वर्षा ऋतु का, तो वो उससे होते हुए जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर मेंढ बनाई जाती है। और अगर आपका समतल जगह है, आपकी समतल भूमि है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? मेंढ को काटना पड़ेगा, जिससे होकर पानी बाहर जाएगा आपके खेत से। और बाहर जाएगा तो क्या होगा? वो पानी अपने साथ क्या लेके जाएगा? मिट्टी को लेके जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चारों विधियों को हमने देखा, उनके लाभ देखे और उनकी हानियाँ देखी। आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है, किसी पर्टिकुलर एक नाली पर भी आपको लिखने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। स्थायी नालियों के लाभ एवं हानियाँ लिखिए, समतल भूमि में पेड़ों को काटने पर इसके लाभ और हानियाँ लिखिए। ठीक, कटआउट नालियों के लाभ और हानियाँ लिखिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो कटआउट नालियों के लिए रहता है कि कटआउट नालियों के लाभ और हानियाँ लिखिए, तो आपको उनको लिखना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू।